हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लास्ट जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से सम प्रॉपर्टीज़ हम लोग लास्ट कंप्लीट फिनिश कर चुके हैं बेटा। जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पादपों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लास्ट फिनिश कर चुके हैं। उसके आफ्टर कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, ये ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं सभी कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक पादप होते हैं। अर्थात इन पादपों के अंदर बेटा दो प्रकार के युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, और दूसरे जो बनेंगे वो है आपके गुरु बीजाणु मेगास्पोर। तो सभी जिम्नोस्पर्म पादप कैसे होते हैं? विषम बीजाणु। कैसे होंगे? विषम बीजाणुक होते हैं। जबकि हम लोगों ने देखा था जो टेरिडोफाइट पादप थे उनमें अधिकांश कैसे थे? समबीजाणुक प्रकार के, कुछ थे कैसे? विषम बीजाणु। लेकिन जिम्नोस्पर्म पादप सभी कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक प्रकार के होते हैं, जिनमें दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का बेटा जो परिवर्धन होगा वो लघु बीजाणु धानियों में होता है। लघु बीजाणु धानियों के अंदर होता है, जबकि गुरु बीजाणुओं का परिवर्धन गुरु बीजाणु धानियों में होता है। क्लियर? जबकि हम लोग बेटा बात करें कि ये जो बीजाणु धानियां बनेंगी, लघु बीजाणु धानियां, गुरु बीजाणु धानियां, इन गुरु बीजाणु धानियों का जो परिवर्धन होगा ये बीजाणु पर्णों पर होता है। किस पर होता है? बीजाणु पर्णों पर होता है, स्पोरोफिल्स पर होता है। देखा था ना हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म पादपों में तीन प्रकार की पर्णें पाई जाती थी। एक आपके पर्णिल पर्ण थी, दूसरी कौन सी थी बेटा आप लोगों के? स्कली सल्की पर्ण थी, और तीसरी आपके बीजाणु पर्ण थी। तो बीजाणु पर्णों पर इन बीजाणु धानियों का परिवर्धन होता है। क्लियर? जो सर्पिल रूप में व्यवस्थित होकर, जो क्या होती है? सर्पिल रूप के अंदर व्यवस्थित होकर एक सघन शंकु का निर्माण करती हैं। जो ये बीजाणु पर्ण हैं ये सर्पिलाकार क्रम में क्या होंगी? सर्पिल व्यवस्थित होती हैं, और सर्पिल व्यवस्थित होकर क्या करेंगी बेटा? सघन शंकु का, स्ट्रोविलस का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? आगे चलें अपन लोग। अब हम लोग कह रहे हैं बेटा कि जो मेगास्पोरिफिल होती हैं, गुरु बीजाणु पर्ण होती हैं, इनके समूह से बने शंकु में गुरु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती है, और इन बीजाणु धानी, इन शंकुओं को मादा शंकु या मेगास्पोरेंजिएट शंकु कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा है कि जो गुरु बीजाणु पर्ण होंगी, इनके समूह से जो शंकु बनेगा सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होंगी, क्योंकि बीजाणु पर्ण दो प्रकार की होंगी। एक लघु बीजाणु पर्ण जिन पर लघु बीजाणु धानियां पाई जाएंगी, एक गुरु बीजाणु पर्ण जिनके ऊपर गुरु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। तो ये जो गुरु बीजाणु पर्ण होंगी बेटा, ये क्या होती है? आप लोगों के एक समूह से बने शंकुओं में गुरु बीजाणु धानियां उपस्थित होती है, और इन शंकुओं को क्या कहेंगे? मादा शंकु कहते हैं, फीमेल कौन कहते हैं। क्लियर? अब बेटा दो कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। वो दो कंसेप्ट क्या हैं? एक आता है उभय लिंगाश्रयी, और एक आता है आप लोगों के एक लिंगाश्रयी। मोनोसियस और डायोसियस क्या होते हैं? तो उभय लिंगाश्रयी मोनोसियस
ये आपके कंसेप्ट जो है बेटा 12th में भी काम आएंगे ना। 12th के लेसन नंबर 1 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन इस तरह के बहुत अच्छे पुटअप किए जाते हैं, तो ये समझने की कोशिश करें। मोनोसियस, मोनो का मतलब होता है बेटा एक, और सियस का मीन्स होता है बॉडी, शरीर। इसका मतलब एक शरीर, जब केवल एक ही शरीर के ऊपर दोनों शंकु पाए जाए, नर भी पाए जाए और मादा भी पाए जाए, तो ऐसे पादपों को उभय लिंगाश्रयी पादप कहा जाता है। जैसे बात करूं मैं पाइनस के पादप की, पाइनस कैसा होता है बेटा, उभय लिंगाश्रयी प्रकार का होता है। जबकि यदि मैं बात करूं अगले कंसेप्ट की, तो वो आपके क्या है, एक लिंगाश्रयी है। डायोसियस कंडीशन है बेटा। डाई मतलब होता है दो, सियस मीन्स होता है भाई बॉडी, इसका मतलब दो बॉडी, यानी दो अलग अलग बॉडी हैं। एक बॉडी पर नर शंकु होगा, एक बॉडी पर मादा शंकु होता है। तो जब नर शंकु और मादा शंकु अलग अलग पादपों पर क्या हो बेटा, उपस्थित हों, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी मोनोसियस कहा जाता है। जैसे हम लोग बेटा बात करें साइकस का पादप है, ये साइकस के पादप एक लिंगाश्रयी होता है, जिसमें नर शंकु तथा गुरु बीजाणुपर्ण अलग अलग पादपों पर पाई जाती है, विकसित होती है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग बेटा आगे क्या कह रहे हैं कि जो आप लोगों के माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या है, लघु बीजाणुधानी जो होती है, इसके अंदर कई लघु बीजाणुधानियां जो होंगी, लघु बीजाणुधानियां जो होती हैं, इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर अनेक बेटा क्या होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर बेटा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, जिससे अगुणित, क्योंकि ये तो होंगी 2n लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे क्या बनेंगी, अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इन लघु बीजाणुओं का बेटा जो अंकुरन होता है, ये अंकुरन इन बीजाणुधानियों के अंदर ही होता है, बीजाणुधानियों के अंदर ही होता है। और इस प्रकार के अंकुरन को बेटा एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहा जाता है। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि लघु बीजाणुधानियों के अंदर बेटा अनेक क्या होती है, आप लोगों के लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। और इन द्विगुणित कोशिकाओं के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बेटा क्या बनेंगे, आप लोगों के अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, जिनका अंकुरन लघु बीजाणुधानियों के अंदर ही होता है। और इस प्रकार के अंकुरन को एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहा जाता है। इट मीन्स जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जो लघु बीजाणु होता है, इनका अंकुरन कैसा होगा, एक्सोस्पोरिक या एंडोस्पोरिक, तो याद रखना है एंडोस्पोरिक टाइप का होता है। क्लियर, एनी कोई डाउट। और इन लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद बनेगा। इन लघु बीजाणुओं से अगुणित जो लघु बीजाणु बने हैं, इनसे क्या बनेगा बेटा, आपके नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। जो नर युग्मकोद्भिद बनेगा, जो कि हासित प्रकार का होता है बेटा, जो नर युग्मकोद्भिद बनेगा वो कैसा होगा, हासित प्रकार का होता है। तो याद रखना जिम्नोस्पर्म पादपों में हासित प्रकार का नर युग्मकोद्भिद का क्या होता है, निर्माण होता है। और परागकणों का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होगा, क्योंकि लघु बीजाणुओं से बेटा क्या बनेंगे, परागकण, जिनका निर्माण लघु बीजाणुधानियों के अंदर होता है। यदि हम लोग बेटा बात करें हासित हुए हैं, तो साइकस में ये 5 कोशिकीय होगा। साइकस के अंदर कैसा होगा, 5 कोशिकीय होता है, जबकि पाइनस के अंदर यदि हम लोग बात करें तो 6 कोशिकीय होगा। तो वैसे थोड़ा सा माइंड लगाएं अपन लोग, तो ऑप्शनों को कैसे याद कर सकते बेटा, मैं एक थोड़ा सा आइडियाज़ आपको दे देता हूँ। वो आइडियाज़ क्या है बेटा आपके, कि अल्फ़ाबेट से चलो आप,
तो अल्फ़ाबेट से चलेंगे तो पहले सी आएगा, उसके बाद पी आता है। ऐसे इधर नंबरिंग फॉर्म में चलेंगे तो पहले 5 आएगा फिर 6 आएगा, तो थोड़ा सा याद रह जाएगा बेटा। 5 6 में कन्फ्यूज जब आपके पास होगा, क्योंकि ऑप्शन तो आपके माइंड में सेट आउट होंगे 5 या 6, लेकिन कई बार क्या होता है मिसगाइड हो जाते हैं अपन लोग ना, क्लियरिटी नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्लियर कंसेप्ट में नहीं जा पाते कि 5 सेलुलर होगा या 6 सेलुलर होगा। तो इसको थोड़ा सा मेरा एक आइडियाज़ है, इस आइडिया से हो सकता है आप लोगों के उस करेक्ट ऑप्शन तक आप पहुंच जाए। यदि आपको अच्छा लगे तो इस कंसेप्ट को आपके माइंड में सेट आउट कर लेना। क्लियर बेटा, आगे चले। अब हम लोग कह रहे हैं कि बेटा जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म पादपों में गुरु बीजाणुधानी एक द्विगुणित ऊतक जिसे बीजांडकाय कहते हैं की बनी होती है। जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं इनके अंदर गुरु बीजाणुधानी जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? बीजांडकाय से बनी होती है। जो गुरु बीजाणुधानी होगी, ये गुरु बीजाणुधानी किससे निर्मित होती है? बीजांडकाय ऊतक से बनी होती है, जो कैसा होता है? 2n होता है बेटा। क्लियर। आगे हम लोग कह रहे हैं कि जिस पर आवरण भी उपस्थित होता है, इस बीजांडकाय पर क्या पाया जाता है? आवरण भी उपस्थित होता है। आवरण भी क्या होगा? उपस्थित होता है। इस संयुक्त संरचना को अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी, और उस गुरु बीजाणुधानी को बेटा क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है, जो कि बीज निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि निषेचन की क्रिया के दौरान इसी बीजांड से, इसका मतलब अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी से ही बीज का परिवर्धन होता है। इसीलिए तो इन जिम्नोस्पर्म पादपों को बेटा क्या कहा गया है? स्पर्मेटोफाइट्स कहा गया है। स्पर्मेटोफाइटा समूह के अंदर इनको रखा गया है, इसीलिए तो रखा गया था क्योंकि इनके अंदर क्या होगा? बीज का परिवर्धन होता है। क्लियर? एनी कोई डाउट्स? आगे चलें बेटा। तो आगे हम लोग क्या कह रहे हैं अब कि अब जो यहाँ बीजांड बनता है, तो एक चीज याद रखनी है बेटा आपको, अधिकांशतः जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जो बीजांड बनता है ये ऋजु प्रकार का बनेगा। कैसा बनता है? ऋजु बीजांड का परिवर्धन होता है। ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि 12th के अंदर टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ोगे आप लोग। 12th के अंदर 2nd चैप्टर जब आप लोगों के आएगा यूनिट 1 का, तो उसके अंदर बेटा आप लोग पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो आपके चैप्टर है वहाँ पर ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में आप लोग डिस्कस करोगे। तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि अधिकांश जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर ऋजु प्रकार का ऑर्थोट्रोपस टाइप का क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ें। अब हम लोग कह रहे हैं बेटा कि अब हम कह रहे हैं कि जो न्यूसिलस की एक कोशिका, जो बीजांडकाय है, इसकी एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभेदित हो जाती है। न्यूसिलस की जो एक सेल होगी, इस बीजांडकाय की एक कोशिका क्या होती है आप लोगों के? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभेदित हो जाती है। क्लियर? और इसमें विभेदित होने के बाद अब इसके अंदर बेटा अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अर्धसूत्री विभाजनों के दौरान 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक केवल क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। तो क्या कहा है कि बीजांडकाय जो होगा, न्यूसिलस की एक कोशिका, जिसे क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है, वो अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा विभाजित होगी, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु ही क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। केवल याद रखना है, यह क्रियाशील गुरु बीजाणु भी गुरु बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा? अंकुरित होता है। इसका मतलब इसमें भी
स्पोरिक जर्मिनेशन होता है, इसका भी क्या होगा, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। और परिवर्धन के दौरान मादा युग्मकोद्भिद एन बनता है, जिसे क्या कहेंगे, भ्रूणपोष कहते हैं। तो इसके द्वारा बेटा भ्रूणपोष बनेगा, एंडोस्पर्म बनता है। क्लियर। वहां अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि नर युग्मकोद्भिद बनेगा, यहाँ मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणपोष के रूप में एंडोस्पर्म के फॉर्म में बनता है। तो ये बेटा आपको याद रखना है, 12th के रिगार्डिंग भी याद रखना है कि जब आप 12th के अंदर डिस्कस करोगे तो वहाँ एक कंसेप्ट आएगा आपके भ्रूणपोष का परिवर्धन। तो भ्रूणपोष का परिवर्धन दोनों में ही होता है, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर भी होगा और एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर भी होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म पादपों में निषेचन से पहले हो जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर, आवृतबीजी पादपों के अंदर इसका निर्माण निषेचन के बाद में होता है, दोहरे निषेचन के दौरान होता है, इसलिए वो त्रिगुणित बनता है। तो ये याद रखना है कंसेप्ट आपको, क्योंकि कंपेरेटिव बात करनी है और इसका ब्रीफ डिस्कशन आप लोग 12th के अंदर पढ़ते हो बेटा। क्लियर। यहाँ पर तो हमें केवल इतना ही याद रखना है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है वो आप लोग 12th के अंदर डिस्कस करोगे इस मैकेनिज्म को। क्लियर। एक बीजांड में बने मादा युग्मकोद्भिद में दो या दो से अधिक, एक बीजांड में बने मादा युग्मकोद्भिद में दो या दो से अधिक मादा जननांग स्त्री धानियों का निर्माण होता है। यह बहुकोशिकीय किंतु अल्प विकसित मादा युग्मकोद्भिद बीजांड या मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही उपस्थित रहता है। क्लियर। एनी कोई डाउट्स? आगे हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र मुक्त जीवी अस्तित्व संभव होता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है। वहाँ स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि यहाँ स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है। अर्थात नर व मादा युग्मकोद्भिद स्पोरेंजिया के अंदर ही एवं स्पोरोफाइट पर ही उपस्थित रहते हैं। क्लियर। तो ये कुछ अपन लोगों ने यहाँ नेक्स्ट अकाउंट डिस्कस किए हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं बेटा कि गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो लघु बीजाणु यानी जो पराग कणों का परिवर्धन होता है, ये हवा के द्वारा या बीजांड के छिद्र के द्वारा, हवा के द्वारा क्या होते हैं, बीजांड छिद्र पर पहुंचते हैं, माइक्रोपाइल वाले रीजन तक पहुंचते, तथा यहाँ पराग नलिका के द्वारा अपने नर युग्मकों को स्त्रीदानी के मुख तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब साइफेनोगेमी प्रकार का क्या होगा, इनके अंदर निषेचन होता है। तो मैं आगे अब हम लोग डिस्कस करें निषेचन के बारे में। तो यदि हम लोग बेटा देखें, निम्न क्लास के जो जिम्नोस्पर्म होंगे, निम्न वर्गीय जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, निम्न वर्गीय जिम्नोस्पर्म के अंदर तो जॉइडोगेमी प्रकार का निषेचन होता है। और जॉइडोगेमी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि वो वाटर की सरफेस पर रिलीज होंगे और वो तैरते हुए स्त्रीदानी तक पहुंचेंगे। ये जॉइडोगेमी होता था। सेकंड टाइप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो आपके हैं साइफेनोगेमी। तो अधिकांश उच्च वर्गीय जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो साइफेनोगेमी प्रकार से होती है। इसका मतलब इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जो नर युग्मक बनते हैं, ये नर युग्मक बेटा कैसे होते हैं, अचल होते हैं। इसका मतलब इनमें फ्लैजिला वगैरह नहीं पाई जाती। तो ये अचल नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से क्या होते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं, इनका स्थानांतरण होता है। और इस प्रकार का जो निषेचन होगा उसे क्या कहा जाता है, साइफेनोगेमी कहा जाता है, जो स्पर्मेटोफाइटा समूह का अपने आप में एक प्रॉपर्टीज भी है, एक अच्छा लक्षण भी हम लोग इसको मान सकते हैं, करेक्टर। तो ये याद रखना है बेटा। क्लियर आपको? अब हम लोग कह रहे हैं कि निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्या होता है, संलयित होता है। संलयित होने के बाद क्या बनेगा बेटा, जाइगोट, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट का परिवर्धन होता है। इस जाइगोट के अंदर परिवर्धन होंगे, विभाजन होते हैं, जिनसे भ्रूण का परिवर्धन होता है।
और भ्रूण से एक बीज का निर्माण होगा। सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। जो बीज बनेंगे ये क्या होते हैं, फल वित्ती के द्वारा आवृत नहीं होते, फल वित्ती द्वारा आवृत नहीं होते हैं, इसका मतलब नग्न होते हैं। इनके चारों ओर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है। क्लियर। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इसके बाद कि जो जिम्नोस्पर्म पादप है, इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर केवल सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दोहरा निषेचन नहीं होता है। क्लियर। क्या नहीं होता है, दोहरा निषेचन नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर। आगे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ आपको बता दिया था कि भ्रूणपोष का जो निर्माण है वो निषेचन से पूर्व भी हो जाता है, वो कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी याद रख सकते हैं उसको। आगे हम लोग कह रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म पादप है, इन कई जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर अनेक प्रकार की बहुभ्रूणता, यानी एक बीज के अंदर अनेक भ्रूणों का परिवर्धन होना बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रोनी कहलाती है। तो ये जिम्नोस्पर्म पादपों का एक लाक्षणिक गुणधर्म भी है, इनके अंदर पॉलीएम्ब्रोनी पाई जाती है। एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। आगे चलें बेटा। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादप है, इनका जीवन चक्र यदि हम लोग बात करें तो ये डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है क्योंकि इनमें गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो बहुत छोटी होती है। युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होगी वो छोटी होती है, इनमें गैमेटोफाइट अत्यधिक हासित होता है और जो क्या होता है, बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है। कैसे है लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल को हम लोग बेटा यहाँ डिस्कस करते हैं आपके, कि किस तरह से इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आप लोगों के ये स्पोरोफाइट बॉडी है ना, बीजाणुद्भिद अवस्था है, स्पोरोफाइट है जो द्विगुणित होता है बेटा, हम लोग जानते हैं। इस पर बेटा क्या बनेंगे, आपके मेल कोन का परिवर्धन होगा, मेल कोन बनते हैं, नरशंकु का परिवर्धन होगा। इधर देखें ये स्पोरोफाइट है, ये भी 2n होगा, इन पर फीमेल कोन का परिवर्धन होता है। ये भी आपके मेल कोन और फीमेल कोन दोनों ही कैसे बनेंगे, 2n बनते हैं, है ना। क्लियर। अब हम देखते हैं कि मेल कोन कहाँ बनेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल्स के ऊपर, लघु बीजाणु पर्णों पर बनते हैं, जबकि ये किस पर बनेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर बनते हैं, गुरु बीजाणु पर्णों के ऊपर इनका परिवर्धन होता है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो स्पोरोफिल्स जो हैं इनका परिवर्धन, माइक्रो स्पोरोफिल के ऊपर किसका परिवर्धन होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम का परिवर्धन होता है, लघु बीजाणु धानियाँ बनती हैं, और इधर गुरु बीजाणु पर्णों के ऊपर मेगा स्पोरेंजियम का परिवर्धन होता है, गुरु बीजाणु धानियों का परिवर्धन होता है। ये जो गुरु बीजाणु धानियाँ होंगी ये भी 2n होती हैं ना, लघु बीजाणु धानियाँ हैं ये भी द्विगुणित होंगी। इनके अंदर हम देखते हैं बेटा मियोसिस होगा, क्योंकि इनमें क्या बनेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं, इधर इनके अंदर क्या बनती हैं, मेगास्पोर मदर सेल बनेंगी, जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, इधर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे अगुणित लघु बीजाणुओं का परिवर्धन हो जाता है। और इधर भी क्या बनेंगे, आपके अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे, 4 बनते जिनमें से 1 क्रियाशील रहता है, 3 नष्ट हो जाते हैं। तो इधर अगुणित जो लघु बीजाणु बनेंगे इससे नर युग्मकोद्भिद बन जाएगा, और इधर अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे, इससे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। क्लियर। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। अब इनमें क्या होगा,
फर्टिलाइजेशन होगा या तो जॉइडोगेमी टाइप का होता है या साइफेनोगेमी टाइप का होगा। और इन युग्मकों के मध्य में संलयन से क्या बनता है बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ कि क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के अंदर क्या होंगे, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, समसूत्री प्रकार के विभाजन होते हैं, जिनके दौरान एम्ब्रियो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बनने वाला भ्रूणपोष भी 2n होता है, क्योंकि समसूत्री प्रकार का विभाजन हुआ है, क्योंकि जाइगोट 2n होता है। अब इस एम्ब्रियो से क्या बनता है बेटा, सीड बनेगा, और फिर सीड से वापस से दोबारा से स्पोरोफाइट, क्योंकि बीज के अंदर एक नए पादप का भविष्य निहित होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो अनावृत बीजी जो पादप हैं, इन अनावृत बीजी पादपों के अंदर क्या होगा, आप लोगों के जीवन चक्र संपन्न होता है। यदि ऊपर हम लोग बात करें मेल गैमेट से ऊपर की, तो ये सब आप लोगों के क्या होंगे बेटा, डिप्लॉयड होंगे। और नीचे की यदि हम बात करते हैं तो हैप्लॉयड बात करते हैं। तो क्या कहा हम लोगों ने, सबसे पहले कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट बॉडी होगी। इस स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर या तो मेल कॉर्न या फीमेल कॉर्न का परिवर्तन होता है। इन मेल कॉर्न फीमेल कॉर्न क्या बनेंगे, जो लघु बीजाणुपर्ण गुरु बीजाणुपर्ण होंगी, वो सघन रूप से व्यवस्थित हो जाती हैं, और उससे क्या बनते हैं, मेल कॉर्न, नरशंकु और मादा शंकुओं का निर्माण होता है, स्ट्रोबिलस का निर्माण होता है। लघु बीजाणुपर्णों के ऊपर लघु बीजाणुधानियों का परिवर्तन होगा, गुरु बीजाणुपर्णों के ऊपर गुरु बीजाणुधानियों का परिवर्तन होगा। गुरु बीजाणुधानियों के अंदर क्या होगा, अनेक लघु बीजाणु मातृकोशिका और गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होंगे। और इन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, और उधर से मादा युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। जिनमें क्या होगा, निषेचन होगा, जॉइडोगेमी प्रकार से होगा या साइफेनोगेमी प्रकार से होता है। यदि निम्न वर्गीय जिम्नोस्पर्म होंगे तो उसमें जॉइडोगेमी होगा, और यदि हायर क्लास के जिम्नोस्पर्म होंगे तो उनके अंदर कैसा होगा, साइफेनोगेमी प्रकार का नाल युग्मनी प्रकार का निषेचन होता है, जो पराग नलिका के माध्यम से संपन्न होता है। और उनमें जब निषेचन होगा तो युग्मकों का संलयन होगा। संलयन के दौरान बेटा एक द्विगुणित रचना जाइगोट युग्मनज बनेगी। इस युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होंगे, और समसूत्री विभाजन के दौरान क्या बनता है, एक द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। उस भ्रूण से बेटा बीज का परिवर्तन होता है, और बीज से पुनः एक द्विगुणित बीजाणुद्भिद पादप शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर, अनावृत बीजी पादपों के अंदर बेटा क्या होता है, जीवन चक्र संपन्न होता है, जो डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म प्लांट के अदर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। इसके आफ्टर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिम्नोस्पर्म को कितनी क्लासेज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। उसके आफ्टर ये आप लोगों के जिम्नोस्पर्म क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।